जहां से हमारे पॉलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन आप पता है किसको कहते हो? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हम इंटायर पॉल उसको कहते हैं, जो हमारा एंथर होता है ना, इंटायर एंथर वाले पार्ट को हम कहते हैं। जैसे ये है, ठीक है, आपने यहां से ऊपर से जब कट किया ना, तो उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। वो हमने लॉन्गिट्यूडनली काटा ऊपर से, जैसे ये है, ठीक है, ये मेरी बॉटल है सपोज, इसको मैंने यहाँ से ऊपर से काटा है लंबा लंबा यूं करके, तो वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, जिसे हम एलएस कहते हैं, ठीक है। और हमारा लाइन ऑफ डेसेंस क्या है? लाइन ऑफ डेसेंस यहाँ बीच में कोई एक रीजन होगा जहां से हमारे पॉलन ग्रेन्स रप्चर करके बाहर आते हैं, ठीक है दीपक। ग्रूव मींस गड्ढा, ठीक है। ओके मैम। चलिए जी, इसका तो आंसर अब पता ही चल गया होगा। 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म कैसे हम एक काम करते हैं ना, बच्चों वाले इसमें जाने से अच्छा हम जाते हैं बड़े वालों में। 1 सेकेंड दीजिए, तो लगभग हमने ये प्रैक्टिस किए हुए हैं, बट एक बार रिवीजन बनता है इनका, ठीक है। चलो लोगों बच्चों वाले कर लोगे फटाफट से। यहाँ के हमने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, दे आर मोर देन इनफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 देखिए फटाफट से। वन 149, 150, 154, एक एक लोग एक एक करके देखते रहो, तो हमारे 2-3 क्वेश्चन एक बार में हो जाएंगे। एंड 155 भी लगभग लगभग विजिबल ही है हमारे लिए, तो हो गया विजिबल। बताएं जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 149? क्या हुआ, इतना टाइम लग रहा है 149 करने में? मैम थर्ड है। बाकी लोग, सिर्फ एक अरीबा ही आंसर देंगी, बाकी लोग कोई नहीं देगा? मैम थर्ड और फोर्थ सी है मतलब। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। और कोई भी, मैं किसी एक का और का आंसर का वेट कर रही हूँ कि कोई एक और बता दे, फिर हम क्वेश्चन को पढ़ें एक बार। रितु भी अपनी दोस्त को सपोर्ट कर रही है कि मैम हमारा सी ही होगा। चलिए जी 149 देखो क्या कह रहा है ये 149 क्वेश्चन। अब हम पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। तुम लोगों को 5 मिनट का टाइम मिल गया 3 क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चन के लिए, हम चारों एक बार में सॉल्व कर लेंगे। क्या कह रहा है मैम? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वन, ठीक है। करेक्ट वन में आंसर क्या है हमारा? नॉन एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गेन्स इन अ फ्लावर्स आर सेपल्स एंड पेटल्स। तो क्या ये बात सही है या गलत है? मैम सही है तो। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है मैम। मैम फोर्थ वाला तो गलत है ना, क्योंकि मैम अब सही से पढ़ा है, क्योंकि एंडोथीशियम और टपेटम के बीच में नहीं होता है, वो तो एंडोथीशियम से पहले होती है ना मिडल लेयर। एक बार मुझे भी पढ़ने दो रीवा, है ना। चलो, नॉन एसेंशियल फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं उनको हम सेपल्स और पेटल्स कहते हैं। हाँ जी मैम, वही कहते हैं। और एसेंशियल पार्ट्स को हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं, राइट। तो ये बात तो ठीक है। जब द मोमेंट हमारा ये वाला बात ठीक है, तो ये हमारा गलत और ये गलत। फिर कह रहा है स्टेमेन्स रिप्रेजेंट्स द माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये तो बिल्कुल ही सही बात है। ये कहाँ से गलत है? ये भी बिल्कुल ठीक है मैम कि स्टेमेन्स जो है हमारे, वो हमारे माइक्रोस्पोरोफिल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है a diathecus anther consist of 4 microsporangia in 2 lobe। हाँ जी मैम, ऐसे ही तो पढ़ा था हमने। ऐसे हमारे 2 लोब, बाइलोब स्ट्रक्चर हमने इसलिए कहा था ऐसे। और हमने जब इसको कट किया था तो ये कुछ ऐसे करके हमारा कुछ इस तरीके का 4 वो बन रहे थे। तो थर्ड भी सही है। लास्ट कह रहा है गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू द क्लास। The anther wall has middle layer lying between the endothecium and tapetum। क्या गलत बोल रहा है इसमें अरीबा? मैम सही है ये। हाँ अरीबा, क्या गलत बोल रहा है? मैम चारों सही है बच्चे। ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 150 का भी किसी ने आंसर दे दिया है शायद, हम इसको भी पढ़ लेते हैं। 150 का कह रहा है, इसमें आपको करेक्ट निकालना है। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंडाइन। नो मैम, आउटर लेयर बोल रहा है और इंडाइन कह रहा है। हाँ जी। फिर कह रहा है स्पोरोजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड। क्या पढ़ा है आपने स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में? हैप्लॉइड होता है मैम। बिल्कुल सही। कि गुड इवनिंग मैम। टिश्यू, गुड इवनिंग अब है
स्पोरोजिनस टिश्यूज हमारे मैम डिप्लॉइड होते हैं, नेवर हैप्लॉइड। ठीक है, दो में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके अंदर भी जब हमने पढ़ा था तब मैंने आपसे कहा था स्पोरोजिनस टिश्यू अलग है, और एक वर्ड था उसकी वजह से हम लोग कंफ्यूज हुए थे, तो वो वर्ड मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, एंडोथीशियम प्रोड्यूसेस माइक्रोस्पोर्स। कब से भाई? कोई नहीं अभय जी, इट्स ओके। एंडोथीशियम हमारा माइक्रोस्पोर्स को प्रोड्यूस कर रहे थे? नहीं भाई, उसके अंदर वाला जो सबसे लास्ट वाली लेयर थी वो वाली। तो ये तीनों ही गलत है। मैम टैपेटम। अपने आप ये सही हो जाता है। तो इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 154। अब ये क्या कह रहा है? किसी का तो माइक खुला है। रिचा अपना माइक ऑफ करो प्लीज। थैंक यू। चलिए, क्या कह रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 154, इसको भी देखते हुए चलो। रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट इसमें ही बताना है। हेटेरोस्टाइली एज अ कॉन्ट्रीवेंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन इज फाउंड इन प्रिमुला वल्गैरिस। ठीक है मैम, हमने इतना टफ लेवल का नहीं पढ़ा है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम किस लिए करते हैं कि जो हमने नहीं पढ़ा है वो हमें पता चल जाए। ठीक है, अभी हम इसको ना ऐसे लेके चलते हैं कि ठीक है हम नॉट श्योर हैं अभी। फिर है क्लिस्टोगैमस फ्लावर इज प्रेजेंट इन कॉमेलिना। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है, दो टाइप के फ्लावर्स पढ़े हैं, क्लोज फ्लावर्स एंड ओपन फ्लावर्स। तो यस मैम, सेकंड वाले पे तो हम श्योर हैं कि सेकंड तो बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं टॉलेस्ट फ्लावर जो होता है वो हमारा एमोर्फोफेलस मैम होता है। सेकंड पॉइंट समझाने को। मैम डी ऑप्शन है इसका। मैम कॉमेलिना क्या होता है? फ्लावर है? हाँ जी बेटा, एक बार इसको गूगल करके देखो। अब मैं यहाँ डॉट, क्लिस्टोगैमस का एग्जाम। ठीक है, वो एक क्लिस्टोगैमस का एग्जांपल है। अरिबा, हम लोगों ने ना क्लिस्टोगैमस और दोनों टाइप के जो फ्लावर्स है ना वो बहुत अच्छे से किए हुए हैं। ठीक है, एक बार आप उसको देखना। क्लोज फ्लावर्स एंड ओपन फ्लावर्स हम इनको शॉर्ट में कहते हैं। टॉलेस्ट फ्लावर्स हमारा एमोर्फोफिलस है। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही है। नहीं अभय जी, कोई वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है। फिर है इन मोनोशियस मैम मेरे को कंडीशन। क्यों हो रही है फिर? आपकी आवाज कट रही है, किसी से भी पूछ लो क्लास में। हाँ जी, मोनोशियस कंडीशन में रिजाइन करता हूँ। both male and female flowers are born on same plants। तो हाँ जी बेटा, यही तो होता है। एंड एग्जाम्पल ऑफ सच इज कुकुरबिटा। तो ये जब तीनों ही ऑप्शन सही है, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक ही ऑप्शन में है जिसमें ये है, तो ऑटोमेटिकली हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला हमारा सही है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाले का आ गया। अब आ जाता है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 155। क्या कह रहा है 155 हमारा? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। ठीक है, देखो जी क्या कह रहा है अब ये। इसमें क्या होगा? पढ़ा आपने ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155? इसमें भी करेक्ट ही बताना है आपने। मेच्योर ओव्यूल्स in which micropyle comes to lie close to the funiculus and ovule is anapterous। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये वाला पार्ट नहीं बताया ना शायद? नहीं मैम। नो मैम। है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। ओके जी, एक सेकंड रुको, मुझे सोचने दो मुझे कहाँ मिलेगा ये। ठीक है, एक हमारा जीन इंटरेक्शन वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, दोनों के दोनों मैं लिख ले रही हूँ। ये वाला पार्ट हम लोग करेंगे कल। ठीक है, कि यहाँ इस वाले टाइप्स में क्या होता है, क्योंकि मेरे को पढ़ते ही याद आ गया कि हाँ हमने ये वाला नहीं किया। चलो जी कोई बात नहीं, ये वाला देखिए तब तक आप नेक्स्ट। भी हमारे पास 5 मिनट का टाइम है, हमारा ये पेज तो पूरा हो ही जाएगा। 151, 152, 156 एंड 157। तब तक ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा इजी है 156, है ना। चलो, क्या कह रहा है ये? पॉलिनेशन बाय बैट इज नोन एज कीरोप्टेरोफिली। क्या ये सही बात है? यस यस मैम। मैम। बिल्कुल सही है। सही है। एंड पॉलिनेशन बाय एंड्स इज नोन एज ऑर्निथोफिली। नो मैम, ये तो नहीं गलत है। मैम। बर्ड्स का होता है ऑर्निथोफिली मैम, बर्ड्स का होता है। और एंड्स वाले का क्या होता है? एंटीमोफिली। एंटेमोफिली। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा था, जो आपकी एनसीईआरटी में नहीं भी प्रेजेंट है, हम लोगों ने वो वाले भी सारे पढ़े हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा कौन सा आंसर हो गया सही? बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 157 पढ़ लेते हैं साथ में। ठीक है, लो नीचे ही आंसर दिया हुआ है तुम्हारा। ठीक है, ऑर्निथोफिली इज बाय बर्ड। ठीक है, एंड अकर्स इन एडेंसोनिया। बताएं जी 157। मैम सी है। बेटा आधी स्टेटमेंट को सही नहीं बोल सकते ना वह। मैम हाइड्रोफिली तो वाटर के लिए ही होता है। नहीं,
मैम एग्जाम्पल भी तो है। नीट वाले इतने Yes, पागल ma'am. नहीं है, तुमको इतना आसानी से 4 नंबर दे देंगे। एडन सोनिया को एक बार देखो कि क्या कैसे करता है वो पॉलिनेशन। दीपक जी देख के बताइए फटाफट से, एडन सोनिया किस टाइप का पॉलिनेशन शो करता है? बोलो बोलो। अभी नीतू आंसर नहीं देना, पहले मुझे ये बताओ कि एडन सोनिया किस टाइप का पॉलिनेशन शो करता है? मैम बैट्स। पता चल गया अब है? ठीक है, तो एडन सोनिया जो है उसमें क्या आंसर आ जाएगा? मैम डी ऑप्शन है। टेरोफिली। मैम नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहे मेरी तरफ, वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत बुरी तरीके से। बैट्स बैट्स की वजह से होता है। बैट्स पॉलिनेटेड करते हैं उस ट्री को। हाँ जी, तो बैट्स पॉलिनेट करते हैं, तो ये रहा हमारा गलत आंसर कि ऑर्निथोफिली इज बाय बर्ड्स, बट एडन सोनिया में जो पॉलिनेशन होता है दैट इज बाय क्यूरोप्टेरोफिली। ठीक है, और बाकी हमारे कौन से हैं? बाकी हमारे सारे सही हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 152। इसमें भी आपको करेक्ट बताना है। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grains। हाँ जी मैम, मैम ये सही। सही है। यस मैम। Ovarian cavity is also known as ovarian locule and is Locule, present inside हाँ, the ovary। ये भी ठीक है। यस मैम। Vagina is located मैम inside the ऑल ऑफ ovary। द अबव। यस ऑल ऑफ द मैम। अबव। Ovule वन is सेकंड attached हेडफोन मैम डी। to डी। भाई लोग और लोग भी हैं क्लास में जिनको पढ़ना है ना। चलो बस 2 मिनट और करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं मैम अपने पढ़ा तो होगा, सब चैप्टर बहुत पहले चैप्टर पे है। आ जाते हैं। कोई नहीं, अभी आपके टेस्ट में आ रहे हैं ना, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ थोड़ा सा, क्योंकि परसों की क्लास में आई डोंट नो हम कितना पोर्शन कवर कर पाएंगे। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी परसों की क्लास में ना तुम लोगों ने टॉपिक बताए नहीं। कल तक का टाइम दिया हुआ है मैंने सबको, कल तक मुझे टॉपिक चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक आपने रिवाइज करने बच्चा लोग। चलो, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इज अ डिवाइस फॉर। मैम मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन कर ले कल रिवाइज। कल तो उनकी क्लास होती है 11th वालों की। कल आपकी टॉपिक क्लास कहाँ है बेटा? परसों ही है, रिवीजन क्लास ही है। नो मैम कल नहीं। मैम ने परसों से ही टॉपिक है। पूछे हैं। एक्स्ट्रा क्लास चाहिए तुम्हें? यस मैं सोच के बताऊंगी एक्स्ट्रा क्लास। तुम लोग का टाइम तो फिक्स होगा नहीं एक्स्ट्रा क्लास के मैम लिए। मॉर्निंग में, मैम मैम मॉर्निंग में रख अगर लो। आप खुद ही फिक्स कर दोगे ना तो फिर सही रहेगा। मैम स्कूल है मॉर्निंग में तो। मैम का स्कूल भी है। नहीं नहीं, वही है ना, फिर देखो आधों का अभी से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है इस चीज का, कि कुछ का स्कूल हो जाता है, कुछ का शाम में स्कूल होता है। मैम मैं पिछले एक हफ्ते से नहीं गया, अब तो जाना ही पड़ेगा कल तो। चलो कोई बात नहीं, जितना हमने करना होगा सैटरडे वाली क्लास को हम लंबा खींच देंगे। अगर स्टार्ट करना होगा तो 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ 5 बजे। ठीक है, 2 घंटे की क्लास ले लेंगे वो। चलो क्वेश्चन नंबर 151 कर लो लास्ट, फिर हमने उस पे आ जाते हैं। हाँ जी, 151 का डी ऑप्शन। 151 का डी ऑप्शन है। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी किस टाइप की डिवाइस है? इंश्योरिंग क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ जी मैम। प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, ऑब्वियस है, जब क्रॉस पॉलिनेशन कराएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट ही करेगा। इंश्योरिंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नहीं बेटा सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन कराता है, सॉरी वो कराता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फिर है जेनेटिक कंट्रोल फॉर सेल्फ फर्टिलाइजेशन। हाँ जी मैम, यही हमारा सही है। चलिए जी, अब हम आते हैं अपनी क्लास पे वापस से। बताइए फिर हम लोग क्या एक वही काम करते हैं सैटरडे के लिए, उसी को स्लॉट को फिक्स कर देंगे कि 4 या 4:30 बजे से हम अपनी रिवीजन क्लास रख लेंगे। ठीक है, यस मैम। अब हम आते हैं अपने ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर पे। मुझे ये चैप्टर भी जल्दी से जल्दी खत्म कराना है, पता है पता नहीं कब खत्म होगा। मैम मैम कितने आपकी वॉइस मेरे को ही ब्रेक हो रही है, इसमें? सबको ब्रेक हो रही है। मेरे नहीं, अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, किसी से भी पूछ लो आप। अमन अपना माइक ऑफ करिए प्लीज। देखो हम लोगों ने जहां से किया था आज हम फिर से वहीं से थोड़ा सा करेंगे, बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे मैम लास्ट वाला पार्ट जो है प्लीज एक बार रिपीट करा देना। और उन्होंने क्या है कि मैम ताकि बात मान ले, पिछले पार्ट पूरा टाइम का होमवर्क भी करके मुझे भेज दिया था। मैम अब ठीक है? हाँ जी अभी ठीक है। मेरी आवाज आपको आनी चाहिए, आपकी ना आए तब भी चलेगा हमें। मैम चलो। आपकी तो वॉइस ब्रेक हो ही जा रही है लगातार। अरे नहीं हो रही है वॉइस ब्रेक भाई। मैम आपने कल बोला था रिपीट नहीं करूंगी कुछ भी हो जाए।
अब बट यार क्या करूं मैं, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम कर दो कर देना प्लीज, और उन्होंने मैम होमवर्क कई भी कर बच्चों ने लीव कर दिया था उस समय तक जब आपने पढ़ाया था। चलो जी चलो चलो कोई बात नहीं, 2 मिनट की उसमें मैं कर दूंगी इसे खत्म। सुन लो अब ध्यान से, ठीक है। चलिए, बिकॉज आज भी हमें बहुत कम से कम 15 स्लाइड्स इसकी खत्म करनी है। अब कोई बोलेगा नहीं, कम से कम आधे घंटे तक, ठीक है। चलिए जी, ये रही हमारा एक क्या है, एंटीबॉडी। बहुत ध्यान से सुनना कौन कौन से क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। यानी बैठा माइक माइक ऑन है। माइक का तो पता चल गया, मैम के पास कट रही है। मैम आप ही म्यूट कर दो। अरे पास शोर हो रहा है। अमन, आप प्लीज ध्यान रखना कि माइक अपना आपका ऑफ रहे, बिकॉज आप बार बार आज माइक खोल ले रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, चलिए आ जाइए। हम लोग ने कल जो पढ़ा था वहीं से एक बार थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो हम लोगों ने ये जो पार्ट एंड किया था, वो एंड किया था मैम कि हमारे पास 2 तरीके की एंटीबॉडीज को, अगर आप ये आपसे कोई पूछे ना कि एंटीबॉडीज को आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो, तो आप बोलोगे, हाँ जी बिल्कुल सही मोना जी, 30 मिनट्स के लिए प्लीज चुप रहो, 30 मिनट बाद मैं एक ब्रेक लूंगी तब बोल लेना आप लोग। हम लोग एंटीबॉडीज को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो एंटीबॉडीज का रिप्रेजेंट करने का तरीका है H2L2, 2 हैवी चेन, ठीक है। ये दोनों हैवी चेन है, ठीक है। एक ये है हैवी चेन हमारी HC, और ये हमारी लाइट चेन है मैम, और ये भी लाइट चेन है। तो आप देख सकते हो 2 हैवी चेन है हमारे पास, 2 लाइट चेन है, ठीक है मैम। उसके अलावा जो कल हमने पढ़ा था, जहां पे हम क्लास ऑलमोस्ट एंड कर रहे थे, कि मैम हर एक के पास हमारे पास क्या है, एंटीजन बाइंडिंग सिस्टम या साइट, ठीक है। ये रहा मैम हमारे पास दोनों एंटीजन बाइंडिंग साइट्स हमारे पास प्रेजेंट है। उसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट है मैम, उसके अलावा प्रेजेंट होता है ये, आप जो पार्ट यहाँ से डिफरेंशिएट करोगे, क्या बोलते हैं, जो ये शेडेड एरिया है आपका, उसको क्या बोलोगे आप, उसको बोलते हैं मैम हम वेरिएबल रीजन। क्या बोलते हैं, VC से रिप्रेजेंट, VR से रिप्रेजेंट करते हैं, बट हम कैसे लिखते हैं ना कि ये लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है, वेरिएबल रीजन, ठीक है। ये हमारा हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है। सिमिलरली ये हमारा हैवी चेन का वेरिएबल रीजन है, ये हमारा लाइट चेन का वेरिएबल रीजन है। वेरिएबल रीजन के जस्ट नीचे होता है ये पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज योर लाइट चेन का कांस्टेंट रीजन, और ये भी पूरा हमारा क्या है, हमारा हैवी चेन का मैम कांस्टेंट रीजन है, ठीक है। सिमिलर इज दिस, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो पार्ट आपको पढ़ना है, वो पार्ट है हमारा क्या मैम, कि यहाँ पे आपको लगभग सारी चीजें समझ में आ गई है। कल हम लोगों ने जब एंड कर रहे थे, तो हमारा एक पॉइंट जो था, जो थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हो पाया था, कि यहाँ पे इनको बाइंड करके कौन रहता है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, 2 हैवी चेन है, 2 लाइट चेन है, दोनों को आपस में जोड़ के कौन रख रहा है, तो दोनों को आपस में जो जोड़ के रखता है वो है हमारा डाइसल्फाइड ब्रिज। क्या कहते हैं इसे हम, डाइसल्फाइड ब्रिज। हाँ जी रितु बिल्कुल सही, ठीक है, सल्फाइड ब्रिज। ओके मैम, यही बात भी हमको समझ में आ गई। अब आपने कल हम लोगों ने जब पढ़ा था, तो अब इसके अलावा कुछ रहता है, देखो, और डाइसल्फाइड ब्रिज हमारे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, हैवी चेन में मैम वो ऐसे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपस में ऐसे करके भी जुड़ रहे होंगे, ये 2S बनेंगे यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, यहाँ पे भी 2S बनेंगे, डाइसल्फाइड है क्योंकि। सिमिलर हमारा मैम यहाँ पे भी ऐसे करके 2S बनेंगे, 2S हमारे यहाँ पे भी बनेंगे, ठीक। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी। ये कुछ इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस लगे रहते हैं, ताकि हम क्या कर सके, उनको पास में रख सकें। अब एक देखो, ये किसका डायग्राम है हमारा, पहले तो मुझे ये बताओ, इतना बोल सकते हो, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल का, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हमारा एंटीबॉडी का डायग्राम है, ठीक है मैम, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब ये जो एंटीबॉडी है, इसका बेसिकली काम क्या है, ये क्या करेगी, हमारे एंटीजन को, यही वर्ड हमने यूज किया था, एंटीजन, एनी फॉरेन पार्टिकल इज नोन एज एंटीजन। इसका जो बेसिक काम है ना बच्चा लोग, वो क्या है कि हमारे वायरस को पकड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग वायरस ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा वायरस, ये वायरस को पकड़ेगी। अब ये वायरस को जिस पर्टिकुलर रीजन से पकड़ती है ना, उस पर्टिकुलर रीजन का एक नाम है, क्या कहते हैं उसे, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट, एंटीजन बाइंडिंग साइट। चलो ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट तो वो हमारे एंटीबॉडी में प्रेजेंट है ना बच्चे, ठीक है। वायरस में, वायरस के कौन से साइट पे पकड़ेगी, वायरस में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं एपिटोप, ठीक है। वायरस के पास एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है एपिटोप,
जहां से हमारा जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है वो उसको पकड़ता है। अब दूसरा एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है ना, एक वर्ड आता है पैराटोप। ठीक है, एंटीजन बाइंडिंग साइट ठीक है आपके लिए, बिल्कुल ठीक है, बट पैराटोप हमारा वो पर्टिकुलर एंटीजन बाइंडिंग साइट के अंदर भी ना एक आपको ना रीजन देखने को मिलेगा ऐसे करके। ठीक है, एक रीजन देखने को मिलेगा यहाँ पे, जहां से ये हमारा जो पैराटोप है, पैराटोप एंटीबॉडी का वो रीजन है, एंटीबॉडी का रीजन है पैराटोप, जहां से वो एपिटोप को पकड़ेगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि एपिटोप हमारा वो रीजन है वायरस का जहां से हमारा एंटीबॉडी उसे पकड़ेगा, और एंटीबॉडीज में उस पर्टिकुलर रीजन को देखो, वो पर्टिकुलर साइट है। ठीक है, साइट अलग हो गई। साइट क्या होता है? साइट वो पूरा पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, बट एक पर्टिकुलर जगह जहां से वो उसे कैच करेगा या फिक्स करेगा, उसको हम कहते हैं पैराटोप। कितनों को थोड़ा सा क्लियर हो गया? ऋतु ने क्या लिखा है? एपिटोप पैराटोप से जुड़ेगा। हाँ जी ऋतु, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ठीक है, एपिटोप जो ये कह लो कि पैराटोप एपिटोप से जुड़ेगा, उल्टा नहीं। ठीक है, चलो जी आ जाओ, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। ये वाला स्लाइड है हमारा, जितने लोग, अच्छा हाँ सॉरी, ये वाला पार्ट आपको देखना था ना। ये देखो, ये वाला पार्ट मैं इसी में बना देती हूँ, ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है आई गेस। जो मैंने आपको याद कराने के लिए बोला था, मुझे पता है, मैंने देखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में कि आपके में डी जो है वो नहीं है, बट एक एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो कोई भी घिस नहीं जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने जो पढ़े हैं मैम, एंटीबॉडीज पढ़े हैं, गम दे, ठीक है, ऐसे करके पढ़े हैं, और इसमें हमें बहुत अच्छे से याद है, हाँ जी, नो नुकसान, हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो एंटीबॉडी ए है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आप याद रखो, एंटीबॉडी जो ए है हमारा, उसके पास मैम दो प्रेजेंट होते हैं, दो एंटीबॉडीज ऐसे साथ में जुड़े होते हैं, करेक्ट? ओके मुझे लगा अभी मैं सच में इरिटेट हो जाती है अभय अगर तुम फिर से बोलते कि मैम वॉइस क्लियर। नो मैम, मैंने रिबूट किया है फोन, अब सही हो गई। तो तुम्हारा फोन गड़बड़ था। चलो जी आ जाओ आगे कहानी। फिर है हमारा जस्ट ए के जस्ट साइड में हमारे पास है एम। अब ये एम एंटीबॉडी जो प्रेजेंट होती है बच्चा जी हमारी, उसके पास मैम 5 होते हैं। ठीक है, ये कैसे होते हैं जी? ये मैम कुछ इस तरीके से हमारे 5 लगे होते हैं ऐसे। ठीक है, ये बात भी मैम हमको कल जो है लगभग चीजें जो थी वो क्लियर हो चुकी थी। इंपॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पे याद रखने वाली है ना, जहां से आपको क्वेश्चन आता है, एक यहाँ पे ना, जैसे आपने यहाँ पे जे ज्वाइनिंग चेन पढ़ी हुई है ना, आपके अगर एनसीईआरटी में है नहीं है आई डोंट नो, बट यहाँ इसको पता है जनरली क्या बोलते हैं, आम भाषा में ना हम इसको जे रीजन कहते हैं। ठीक है, तो कोई कंफ्यूज नहीं होगा इससे कि जे रीजन क्या है। गुड इवनिंग पायल, लेट हो गए आप। ये पर्टिकुलर रीजन, जे रीजन का मतलब होता है ना बच्चे कि जहां से ये आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो मैं दूसरा कलर करती हूँ थोड़ा सा, ऐसे थोड़ा सा जूम करते हैं, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रीजन है ना, ये ऐसे येलो कलर में, और यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, जहां से आपके सारे के सारे जो एंटीबॉडीज हैं वो कनेक्ट रहेंगे। मैम ये तो जे बन ही नहीं रहा। अरे नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, बट एक ज्वाइनिंग रीजन है। तुमको क्या लगता ये ओम बन रहा है। जे बनेगा इसलिए? मैम होना चाहिए ना वो तो। कुछ भी, चलो तो हाँ, ये ओम्स लॉ है। जी सुनो बात ध्यान से सुनो कि ये क्या है मैम, हमारा वो पर्टिकुलर रीजन है जहां से वो हमारा ज्वाइन होता है। तो अब जे रीजन या ज्वाइनिंग चेन एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी, ओम्स लॉ लग रहा है तुम्हारा फिजिक्स का। चलो, इसके अलावा जो हमने एक चीज पढ़ी थी वो पढ़ा था मैम कि यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ पे? ऑल ओवर द इसके साइड में। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, ये रहा। ठीक है, ये कैसे प्रेजेंट है? डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ। ठीक है, 5 जगह पे यहाँ पे आईजीएम में हमारे पास प्रेजेंट है। और यहाँ पे आईजीए की स्पेशलिटी क्या है? आईजीए की स्पेशलिटी ये है मैम कि ये इसको, इन दोनों को आपस में किससे जोड़ रहे हैं? सेक्रेटरी प्रोटीन नाम की एक चेन है जो इनको आपस में जोड़ रही है, सेक्रेटरी प्रोटीन। ठीक जी, खत्म कहानी। बाय जी। मैम चलिए जी, तो ये हमारे पास आते किस लिए जो ये अल्फा फोटोन ग्रुप वाले बच्चे हैं। चलिए टाइम पास कर ले। कहानी में क्या, हाँ हमारी क्लास की अटेंडेंस लेने के लिए। चलो अब हमारे पास क्या जाता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यही वाला पार्ट हम लोग कर रहे थे। ठीक है मैम, यहाँ पे हाँ जी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में अगला पार्ट कौन सा है हमारे पास? ये आता है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली 2 टाइप की इम्यूनिटीज होती हैं। एक का नाम है मैम हमारा ह्यूमरल
ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, या फिर आप इसको याद कैसे करोगे, ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएट, जनरली हम जो बोलते हैं ना ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ऐसे करके आप इसको याद करते हैं। और ये जो है दूसरी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, इसका तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखोगे किसमें, ग्राफ्टिंग के टाइम पे, या जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन चल रहा होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये हमारे काम, मतलब सीएमआई का काम तो होता है तभी होता है, ट्रांसप्लांटेशन एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। सीएमआई का जो काम है वो उस टाइम पे आपको देखने को मिलेगा, वरना जो सीएमआई का काम है इम्यूनिटी में बाकी और कुछ काम नहीं है, ठीक है। सिर्फ इनका इतना सा काम है कि ये हमारे ह्यूमरल एंटीबॉडी वाले को सपोर्ट करेंगी। क्यों मैम? क्योंकि ये हमारी डायरेक्टली प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, ठीक है, ये हमारी डायरेक्टली प्रेजेंट होती है ब्लड में। और अगर आप सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, मैंने आपको इनके 3 फंक्शंस बता दिए हैं, साफ ही साफ लिख देती हूँ, ठीक है। क्या क्या फंक्शन बताया मैंने आपको इसका, कि मैम ये ग्राफ्टिंग में यूज हो रहा है, ठीक है, प्लस हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। तो क्या आप मुझे बता पा रहे हो कि मैम इसका काम क्या होता होगा? एनीवन इन द क्लास? बहुत ही कॉमन सा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि इसका मैंने आपको बोला कि ये इम्यूनिटी का पार्ट है, बट ये इम्यूनिटी कब दिखाएगा अपनी? जब एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी बनाने का काम इसका नहीं है ना, अब है एंटीबॉडी बनाने का काम इसका है, ह्यूमरल वाले का, तभी इसका नाम एंटीबॉडी मेडिएटेड रखा हुआ है ना। एनीवन, थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, लगा लोगे। ग्राफ्टिंग का, ऑर्गन प्लांटेशन में, और नहीं आदर्श, यहाँ पे गलत जा रहे हो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आजाद, कहाँ गए? इतने धुरंधर धुरंधर तो बच्चे हैं इस क्लास में, फिर भी ये हाल है आज। वैशाली क्या हो गया, दिमाग नहीं चल रहा आज? मैम जो दिमाग में आ रहा है वो लग रहा है गलत है। बिल्कुल सही बोला सलोनी सिंह, क्या बात है, एकदम शांत रहते हैं वाली बच्चे, बट यस। सलोनी अपनी शक्ल दिखा दो मुझे, तुम कौन सी हो, मैं एक बार तुम्हारी शक्ल यहाँ पे देखना चाहूंगी। सलोनी सिंह, ओके, कोई डीपी नहीं लगाया तुमने यार, चलो कोई बात नहीं। बट आंसर जो दिया है सलोनी ने बिल्कुल सही दिया है, कि इसका काम मैम, इसका मतलब है क्या है, कि ये हमारे सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल का डिटेक्शन करती है, ठीक है। तुरंत कर देगी या फिर थोड़े टाइम बाद, बट करेगी जरूर, ठीक है जी। तो ये है, याद आ गया, आपने बताया था। थोड़ा सा दिमाग लगा रहे थे, मैं कह तो रही थी बट किसी ने लगाया ही नहीं। अरे मैम तो बता ही देंगी अभी। और ह्यूमरल वाले का अब हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे क्या करना है, एंटीबॉडीज का जम के प्रोडक्शन करना है, और ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है। देखो जी, यही सब चीजें यहाँ पे लिखी भी हुई है। ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स जो है, एएमआई जिसे हम कहते हैं, ये किस तरीके का इम्यून रिस्पॉन्स है? इट इज मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज। ओके मैम, एंटीबॉडीज आर फाउंड इन ब्लड प्लाज्मा। कहाँ प्रेजेंट होती है? पूरे हमारे ब्लड प्लाज्मा में घूम रही होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। ह्यूमन का जो है इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि थ्रू आउट द बॉडी हमारे पार्ट उसमें मिलती है। अब ये है कि ये काम कैसे कर रहे हैं बच्चा जी, ये काम कैसे कर रहे हैं? देखो, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था थोड़ी देर पहले, इसीलिए मैंने उस टाइम पे क्लियर कर दिया कि ये रहा हमारा वायरस, और जो ये पर्पल पर्पल का थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ये ठीक है, पिंक के ऊपर हल्का सा पर्पल पर्पल सा लगा हुआ है, कि ये रीजन हमारे कौन से रीजन हैं? ये ठीक है, ये हमारे, ठीक है, यहाँ से आप देख रहे हो हमारे एंटीबॉडीज बाइंड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ये कौन सा एंटीबॉडीज है? कौन सा एंटीबॉडी है? मैम ए वाला। ठीक है, आप किसने बोला एम? मैम ए है ना। सबके सब पागल वागल तो नहीं हो गए तुम लोग? मैम ये 5 वाला तो एम वाला है। मैम नींद आ रही है। बेटा जी, आप उसको देखो तो ध्यान से। मैम मैंने यही देख के 5 बोला था। तुमने ये नंबर देख के 5 बोल दिया ना, ये कैसे जुड़ते हैं इससे? ये मैम इस पे बताओ। एपिटोप भी तो बहुत सारे हैं। वही तो मैं आपसे कह रही हूँ, इस पे कैसे जुड़े हुए हैं ये कुछ इस हिसाब से जुड़े हुए दिख रहे हैं। ये मैम ए और एम को छोड़ के कोई भी हो सकते हैं, जी, डी और ई, पागल लोग, ठीक है। ये तुमको 5 कहां से लिख रहे हैं? 5 यहाँ पे तब होता जब इसमें सामने से भी एक आ रहा होता है ऐसे, तो ये हमारा ए वाला हो जाता, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, है ना।
ये कौन सा रीजन है? एंटीजन बाइंडिंग साइट, जहां पे हमारा पैराटोप प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा वायरस अब क्या करेगा, अब हमारे सेल को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। और फिर क्या करेंगे, हमारे पास ये चला जाएगा मैम हमारे, जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लूं। ठीक है, ये मैम चला जाएगा न्यूट्रोफिल्स के पास, और न्यूट्रोफिल्स के पास क्या तरीका होता है? न्यूट्रोफिल्स के पास मैम फैगोसाइटोसिस का जो है लाइसेंस प्रेजेंट होता है। फैगोसाइटोसिस, आई गेस कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि कुछ 5 सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में WBCs के, जो कि फैगोसाइटोसिस करते हैं। कौन से थे बताना अब है जरा। एक तो न्यूट्रोफिल बता दिया, उसके अलावा मोनोसाइट्स। नहीं अभय बताएंगे। एक तो न्यूट्रोफिल्स हो गया, चलो मोनोसाइट एक किसी ने बता दिया, उसके अलावा मैम टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स। मैम मैक्रोफेज। NK सेल्स, मैक्रोफेज, और एक और रह गया सबसे इंपॉर्टेंट, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मैम जो PML था। ठीक जी, ओके मैम। बोलना नहीं है बेटा, तुम लोग की याददाश्त बहुत कमजोर है। आप PMNL मैं उल्टा लिख देती हूँ उसे। ठीक है, ये 5 सेल्स के नाम आपको हमेशा याद होने चाहिए बच्चा जी। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलो जी, अब अगला हमारे पास कौन सा आ गया जो हम लोग कर रहे थे पार्ट, जस्ट 1 सेकेंड। ह्यूमरल की कहानी खत्म। ह्यूमरल क्या करता है? एंटीबॉडीज को करता है, पूरे ब्लड में सर्कुलेट कर रहा होता है। और कैसे करता है? वायरस जो है, वायरस के एपिटोप पे बाइंड करेगा, बाइंड करके उसको कर दिया ब्लॉक, और लेके आ जाएगा न्यूट्रोफिल के पास, और न्यूट्रोफिल उसका फैगोसाइटोसिस करके उस वायरस को मार देगा। ये साइकिल हमें आ गई समझ में। दूसरी हमारे पास आ जाती है एक्वायर्ड की ही, सेल मेडिएटेड वाली। और अभी जस्ट मैंने आपको बताया, इनफैक्ट आपकी सलोनी सिंह ने बताया कि मैम जो ये हमारे टी लिम्फोसाइट्स, ये वाला जो हमारा इम्यूनिटी है, दैट इज बाय टी लिम्फोसाइट्स या टी सेल्स जिन्हें हम कहते हैं। और इनका इकलौता काम होता है काहे चीज में? सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिटेक्ट करने में। एंड ये क्या करते हैं? तगड़ा तरीके का CMIs जो हैं वो कॉज करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन, भले ही इमीडिएट कर लें या फिर थोड़े टाइम बाद करें, बट दे आर फॉर दिस। अब ये करते कैसे हैं? टी सेल मेक्स कॉन्टैक्ट एंड रिलीजेस ग्रैन्यूल्स। टी सेल क्या कर रहा है? हमारा साइटोटॉक्सिक सेल, ये आपको दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट करता है हमारे उस वायरस इन्फेक्टेड सेल के साथ, होस्ट के साथ, और इसके साथ क्या कर रहे हैं? आपके ग्रैन्यूल्स बना रहे हैं। ये आपके सारे अंदर पार्टिकल्स हैं, ये MHC प्रोटीन्स वगैरह है। कभी हमारे पास लास्ट में टाइम पड़ा तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसका भी बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। MHC1 एंड MHC2 2 टाइप के होते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी सेल्स कहते हैं इन्हें हम। ठीक है, ये कुछ तरीके के प्रोटीन्स को डिस्प्ले करता है हमारे वायरल एंटीजन प्रोटीन्स में। और यही ग्रेन्यूल्स अगर आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं? ग्रेन्यूल्स इंड्यूस सेल टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट, क्योंकि अगर ये हमारा नहीं होगा तो ये उसको मार देगा। ठीक है, जी मैम। बेसिक काम इनका यही है, सेल्फ और नॉन सेल्फ में करके। और यही चीज हमारी कहाँ पे आ जाती है मैम जी? ये मैम हमारी आती है टिश्यू की मैचिंग में। ठीक है, टिश्यू मैचिंग के टाइम पे, या फिर हम कह लो टिश्यू मैचिंग कह लो, या फिर आपका वही क्या बोलते हैं, ऑर्गन प्लांटेशन वाला, ट्रांसप्लांटेशन वाला कह लो, या कुछ भी कह लो, एक ही बात है वो। ठीक है, एंड साथ ही साथ हमारा ब्लड ग्रुप की भी मैचिंग। ठीक है, दे बोथ आर एसेंशियल बिफोर अंडरटेकिंग एनी ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटेशन। आफ्टर दिस द पेशेंट हैज टू टेक इम्यूनोसप्रेसेंट्स। उसके बाद भी जो इंसान को क्या इम्यूनोसप्रेसेंट्स जो है वो लेने पड़ते हैं, ताकि उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में कुछ और चीजें ना बनने लगे। ये HLA सिस्टम्स वगैरह भी अगर आपने देखा होगा तो ये यहाँ पे भी हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बट वही है कि ये थोड़े से हाई मैम ये होता क्या है इम्यूनोसप्रेसेंट? इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां होती है बच्चा दी। ठीक है, जैसे वो लोग नहीं खाते हैं जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो वो डिप्रेशन वाली दवाई खाते हैं ताकि वो नींद में पड़े रहें। तो इम्यूनोसप्रेसेंट्स हमारे कुछ तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं, लास्ट में पढ़ेंगे अभी हम इनके बारे में, जो कि क्या करते हैं हमारी बॉडी में जो है ये CMIs को ज्यादा डेवलप नहीं करने देते हैं, ताकि वो नॉन सेल्फ और सेल्फ में रिजेक्शन वाला चीज कॉज ना करे। मैम पर अगर इम्यून सिस्टम सप्रेस कर रहे हैं तो कुछ और बीमारी नहीं हो सकती? कोई और बीमारी जल्दी अटैक करेगी? एक पर्टिकुलर के लिए कर रहे हैं ना हम। ठीक है, एक पर्टिकुलर के लिए करते हैं। ठीक है, ठीक है जी राधिका। अब अगर तुमको सरदर्द है, अगर आपने सरदर्द की गोली खाई तो वो सरदर्द वाला ही इलाज करेगी ना, ऐसा थोड़ी ना करेगी तुम्हारी जो तुम्हारे बॉडी में कोई दाना है तो उसको भी ठीक कर देगी। क्यों?
यस है ना? ओके यस मैम। ये वहां पे है, जिस चीज का जो काम है वो उसी चीज पे इफेक्ट करेगी बच्चे। चलिए जी, अब इसके अलावा जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिनको हम दो पार्ट्स में एक्टिव एंड पैसिव में करते हैं डिवाइड। ठीक है, दोनों में ही हमारे पास नेचुरल और आर्टिफिशियल देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देख के थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही रहा होगा कि ये कैसे हो रहा होगा। नेचुरल वाले में अगर आप देख रहे हो एक्टिव इम्यूनिटी में, तो ये आपको क्या दिख रहा है? मैम कुछ नहीं दिख रहा है। ये हमारे पास एक कोई ऑर्गेन मतलब क्या बोलते हैं एंटीजन आ रहा है, जिससे कि क्या बोलते हैं इन्फेक्शन फैलाता है। दूसरा हम आर्टिफिशियल में क्या करते हैं, वैक्सीनेशन के थ्रू होता है। पैसिव में नेचुरली हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज, एंड आर्टिफिशियल में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इसके एग्जांपल्स में आते हैं। आराम से करेंगे, कोई नहीं आ गया हमारे पास जिनको नहीं भी पता था। एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहे हो क्या तुम लोग? कौन सा मैम खोल के बैठे हैं स्कूल में, कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? मैम, टीचर ही नहीं है। बाकी मैम लोग बायोमोलिक्यूल The basis of मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस वाला मैम। सभी इतने शांत हो इस चैप्टर में, वरना तो तुम लोग की आवाज नहीं बंद होती है। चलो आ जाओ, अब कोई बात नहीं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पहला पार्ट एक्टिव इम्यूनिटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैम छुट्टी पर है, फोर्थ ही चैप्टर चल रहा है अभी, कोई ना। वाह जी, ये देखो आदत। मैम हमारा भी फोर्थ ही चल रहा है। चलो 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 चलो, हम लोग का मैम मेरे तो पिछले जब छुट्टियां होने वाली थी ना, तब से हो रहा है कि टीचर अब आएंगे अब आएंगे। मैम अब तो पेपर आने वाले हैं, टीचर नहीं आए लेकिन। कोई ना कुछ कुछ स्कूल का है दुखी है। चलो यहाँ पे सुनो मेरी बात, हम लोग आगे कौन से वाले पार्ट पे ध्यान से देखते हुए चलो। देखो हम लोगों ने ना क्योंकि बहुत टाइप से डिविजन देख लिए हैं, ठीक है, इसीलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमने जो पढ़ा था ये भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का था, बट ये क्या था बच्चे, ये मैम उसका रिस्पॉन्स के थ्रू था। ठीक है, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी पढ़ा था ये। ठीक है, तो इसीलिए एक्वायर्ड में कंफ्यूज नहीं होना है। एक छोटा सा प्राइमरी वाला जो नोट्स होता है ना, जिसे मैं कहती हूँ फ्लो चार्ट, वो बना लेना, उसके बाद इनकी डिटेल्स में जाना। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अब हम तीसरा टाइप का देखने जा रहे हैं। हमने पहला वाला पार्ट कौन सा देखा, पहले वाले में हम हमने कौन से उनको एंटीबॉडीज को डिफरेंट टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड किया, AGM-DE करके। उसके बाद हमने उनके रिस्पॉन्सेस के बेसिस पे उनको ह्यूमरल और CMI इन दो बेसिस पे डिवाइड किया। अब आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, जहां पे हम किस बेसिस पे कर रहे हैं उनको डिवाइड, कि वो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। क्या कहानी चल रही है एक्टिव इम्यूनिटी की मैम? इट इज द इम्यूनिटी इन विच एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट। एंटीबॉडी कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? होस्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, होस्ट बॉडी। व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, जब हमारे को क्या बोलते हैं पहले इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद हमारी बॉडी में जब क्या बोलते हैं, तभी मैंने आपसे कहा ना कि ये क्या दिख रहा है आपको, कि मैम हमें कुछ नहीं दिख रहा है, ये एंटीजन है ये हमारा। ठीक है, कि जब हमारी बॉडी में एंटीजन आ गया तब हमारी बॉडी खुद से, हाँ जी बिल्कुल सही ऋतु, कि हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडीज बना रही है। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है इसका, लिविंग और डेड माइक्रोब्स या अदर प्रोटीन्स हमारी बॉडी में इन्फेक्ट कर दे, उसके बाद हमारी जो बॉडी है वो बनाए। बट ये कैसा प्रोसेस है मैम? ये एक स्लो प्रोसेस है। ओके मैम, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 ways। इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप प्रदीप क्लास में एंटर करें ना, प्रदीप या प्रदीप जो भी नाम है इनका, प्लीज देखो मुझे बताना, बिकॉज मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रहा है इनके नेटवर्क का। 3-4 बार देख चुकी हूँ, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है इसमें, कि यहाँ पे मैम हमारे पास 2 टाइप्स हैं। पहला है मैम नेचुरल, अभी तो कोई भी नहीं है। ठीक है अभी नहीं है, अभी जस्ट वो लीव हुए हैं, इससे पहले वो बार बार हो रहा था। चलो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, कि इट इज डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेचुरल इन्फेक्शन बाय माइक्रोब्स। जो हमारे नेचुरल इन्फेक्शन हो रहा है उसके बाद हमारी बॉडीज में डेवलप हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्टिफिशियल, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो आर्टिफिशियल वाला क्या है मैम? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हमारे पास कहाँ आ रही है? इट इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन। कि आपको क्या हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, उसके बाद आपकी बॉडी में इंजेक्शंस लग रहे हैं, तब आप जाके ठीक हो रहे हो। तो ये हमारे एक्टिव इम्यूनिटी के 2 पार्ट्स यहाँ पे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आई होप आपको बिल्कुल ही क्लियर है। डिफरेंस बता सकते हो अब इसको देख के? एक्टिव इम्यूनिटी में हुआ क्या मैम? पहले एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, ऐसे वर्ड्स यूज करोगे शॉर्ट में और सिस्टम अपना काम खत्म करोगे। पहले एंटीजन का एक्सपोजर हुआ, उसके बाद इधर नेचुरली हमारी बॉडी में बनने लगे एंटीबॉडीज, या फिर आर्टिफिशियली हम उनको इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, थ्रू वैक्सीनेशन। अब अगला आ जाता है हमारा
ठीक है, अगला आ जाता है मैम हमारा पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव में भी हमने दो टाइप पढ़े, नेचुरल और आर्टिफिशियल। क्या कहानी है इसकी, यहाँ पे रेडीमेड एंटीबॉडीज, थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर दूं, रेडीमेड एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में दी जाती हैं डायरेक्टली। ठीक है, रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू द बॉडी। ठीक है मैम, ये भी हमारे दो टाइप्स के हैं। कौन से, अब यहीं से आता है आपका क्वेश्चन, जो अभी हमने वो वाला पढ़ा ना टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज में, तो ये आपने देखो वहां पे हमने जो दो थे हमारे, एक तो ए, उसका इंपॉर्टेंस पढ़ लिया था। एम वाला क्योंकि वो पेंटामर था, ये डाइमर था। पेंटामर और डाइमर वर्ड याद रखना, ये पेंटामर करके हमारा एंटीबॉडीज बना रहा था, और ये डाई, दो एंटीबॉडीज जुड़ के बन रही थी, तो इसीलिए वो वहां पे इंपॉर्टेंस हो जा रहे थे। यहाँ पे अब किसका पढ़ रहे हो आप, एक पढ़ रहे हो आईजीजी के बारे में। क्या कहानी है आईजीजी की मैम, एंटीबॉडीज जो आईजीजी है वो हमें मॉम से प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा से फीटस में जाते हैं। ठीक है, तो ये आईजीजी जो है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आईजीजी हमारी मॉम से प्लेसेंटा में और प्लेसेंटा से फीटस में गए। उसके अलावा जो हमारा आईजीए है वो भी जाता है मॉम से ही बेबी को, बट वो बेबी अब क्या है, फीटस नहीं है, वो बॉर्न हो चुका है, इन्फेंट बन चुका है, बच्चा है। ठीक है, बाहर आ चुका है इस दुनिया में, और वहां पे उसको कहाँ से मिलता है, मॉम्स मिल्क से, कोलेस्ट्रॉल से। क्लियर है ये बात कि आईजीए कहाँ पे है और आईजीजी कहाँ पे है। ठीक है, दोनों के दोनों Yes, ma'am. बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, और ट्रस्ट में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत नहीं बहुत बार। ठीक है, चलिए, रेडीमेड एंटीबॉडीज क्यों कहा गया है? तो रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब क्योंकि वो मॉम की बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट है, पहले से जा रहे हैं, रेडीमेड। हाँ इसीलिए रेडीमेड। ठीक है, और दूसरा इसमें जब आर्टिफिशियल वाला है तो एंटी टिटनस जो हमारे लगते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी वाले। चलिए जी आगे बढ़ जाए। कोलेस्ट्रॉल जब फर्स्ट फीडिंग मदर करवाती है उसे कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो आईजीए से फर्स्ट फीडिंग में ही जाएगा? हाँ जी बच्चे, वो फर्स्ट फीडिंग में ही जाएगा, जब तक कोलेस्ट्रॉल बनेगा तब तक। 6 मंथ का होता है शुरू के? नहीं, शुरू के 6 मंथ्स का तो नहीं होता है, 10 डेज का ही होता है। 10 to 15 डेज के मिल्क को ही हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। मैम 6 मंथ पढ़ा था मैंने तो। कहाँ पढ़ा था, मुझे भी भेजना स्क्रीनशॉट। जी मैम। हाँ, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो मैंने पढ़ा और सबको पढ़ा है, तो मैंने यही पढ़ा है कि स्टार्टिंग मिल्क जो हाँ 10 से 12 दिन का ही जो मिल्क होता है उसी को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। 12th में पढ़ लिया, वो ये नहीं था। हाँ, वो इसने कुछ और पढ़ लिया होगा, इस दोनों को फिर से मिक्स कर देगा। चलो, पता नहीं है हमारा फिर से एक और इम्पोर्टेंट वाला पार्ट इसी का, दैट इज योर इम्यूनाइजेशन। अभी तक सुई सुई देख के आपको समझ में आ गया होगा कि अगला टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, क्या हो गया अब है, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गड़बड़, एक बार देख लेना, क्या पता हम ही गलत हो, है ना, इतने सारे लोग। मैम आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है भाई, वहां पे क्लियर है। कोलेस्ट्रॉल जो स्टार्टिंग के वैसे भी फर्स्ट 2 वीक्स के मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी का पार्ट है। चलो आ जाओ वापस इम्यूनाइजेशन पे आ जाओ। इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या है मैम, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप आपको वर्ड जो आपको याद कर रखना है वो रखना है मैम मेमोरी। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारी बॉडी के, जब हमारा फर्स्ट एक्सपोजर होता है उसके बाद जो सेकेंड एक्सपोजर चल रहा था, याद है ये वाला ग्राफ। ठीक है, सेकेंड एक्सपोजर में उनका ग्राफ कितने हाई लेवल का पहुंच जाता था, तो वो क्यों, क्योंकि उनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, दैट इज योर हमारा मेमोरी। हाँ, हो सकता है दीपिका ये लैक्टेशनल एमनोरिया से मिक्स कर रहे हैं उसे, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो डाउट हम बाद में क्लियर करेंगे। अब फिर से थोड़ी देर मुझे बोलने दो, उसके बाद हम बात करते हैं। क्या है कहानी हमारी चैप्टर पढ़ लो, छोड़ो, जो हो गया हो गया। ये जो हमारी है ये मेमोरी पे ही बेस्ड होता है ये इम्यून सिस्टम। आपको अगर एक बार इंजेक्शन लग जाता है तो इसीलिए कहते हैं बार बार वो इंजेक्शन लगने का जरूरत नहीं होता। बट हाँ, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, मतलब इंजेक्शन में भी हमारे क्या होते हैं, एंटी टॉक्सिन्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो कुछ हमारे पास ऐसे होते हैं केमिकल्स जिनको हमें दोबारा से चाहिए होता है। अमन जी लास्ट में डिस्कस करते हैं एक बार उसे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से हैं, 2 तरीके के आपको दिख रहे हैं, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन। दोनों को देख के थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा होगा। अब अगर हम पहली बात करें एक्टिव इम्यूनाइजेशन की, तो यहाँ पे कोई नहीं, अमन आप रेस्ट करिए, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इट्स ओके। इन दिस अ प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन
ठीक है, किसको हम कर रहे हैं, वैक्सीन। और वैक्सीन क्या है, एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन और द इनएक्टिवेटेड पैथोजन। क्या है ये, हमारे इनके ही एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं, पैथोजेंस के ही एंटीजेनिक प्रोटीन्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से इनएक्टिवेटेड पैथोजन ही है वो। मतलब क्या हुआ मैम, मतलब ये हुआ मैम कि हमारा जो पैथोजन है, हमारा जो वायरस है, आपको पता है वायरस में भी जेनेटिक मटेरियल होता है, भले ही आरएनए होता है बट उसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है। बट हमने क्या किया है, उसके जेनेटिक मटेरियल में से उसको लेके आपने उसको क्या कर दिया है, जैसे कहते हैं ना बिना तलवार का वो योद्धा बना दिया है ऐसे। तो आपने उसका वो हाल किया है कि आपने उसकी जो पावर है टू स्प्रेड डिसीज वो खत्म कर दी है। ठीक है, आपने उसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब करके आपकी वो पावर जो है उससे खत्म कर दी है। मैम आर्टिफिशियल इम्यूनिटी अलग है, समझे मैं आपकी बात ऋतु, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी से अलग है। ऋतु थोड़ा सा क्वेश्चन क्लियर माइक करो ऑन करके क्या लो। चलो क्या कहानी है हमारे पास, तो वैक्सीन का हमें अब क्या है मतलब समझ में आ गया कि वैक्सीन हमारी एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती हैं हमारे पैथोजन की, या इनएक्टिवेटेड पैथोजेंस ही होते हैं जो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। इट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज। अब आपको खुद से पता है कि हमारी बॉडी का खुद मतलब हमारी खुद की बॉडी का भी वही नेचर है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही करेगा हमारी बॉडी भी, ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइजेस द एंटीजन। एंटीबॉडी क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे एंटीजन को, एनी फॉरेन पार्टिकल जो हमारी बॉडी में एंटर करता है। चलिए जी, क्या कहानी है इसके आगे हमारे इसके साथ कि वैक्सीन ऑल्सो जनरेट, वही अभी ये बात तो हम क्लियर कर ही चुके हैं कि वैक्सीन के पास भी क्या होती है, मेमोरी प्रेजेंट होती है। मेमोरी बी एंड टी सेल्स दोनों के दोनों प्रेजेंट होते हैं मैम, एंड दे रिकॉग्नाइज द पैथोजन वेरी क्विकली। फिर है इसके एग्जांपल क्या है, पोलियो वैक्सीन, ठीक है, उसके अलावा हेपेटाइटिस बी, और उसके अलावा डिप्थेरिया, डीपीटी वाली, डीपीटी वैक्सीन, ये तीनों हैं, आपको ये नाम याद होने चाहिए। वैक्सीन आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग द डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। अभी आपके में नहीं आई है बट यस आई गेस बायोटेक्नोलॉजी जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको ये देखने को मिलेंगी कि हम कैसे बनाते हैं वैक्सीन वगैरह को। अब एग्जाम्पल क्या है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है वो हमारे ईस्ट से बनती है, और ईस्ट आपको पता है क्या है, एक ठीक है फंगस, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या ब्रॉडली कह लो फंगस है हमारी ये। चलो जी, अब उसके बाद हमारा कौन सा आ जाता है, फिर है हमारा पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव इम्यूनाइजेशन का कहानी क्या है कि इट इज अ डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और प्री एंटीटॉक्सिन। प्री फॉर्म्ड, बस इसको पहले मैं लिख दूं फिर समझाती हूँ, एंटीबॉडीज और हमारा एंटीटॉक्सिन, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये कहाँ पे यूज होता है हमारा, स्नेक वेनम में या फिर टेटनस में, ठीक है। ये हम अभी हमने क्या पढ़ा, इम्यूनाइजेशन वाला जो हमने पढ़ा ये हमारा स्लो, इससे पहले वाला जो था हमारा वो कैसे था, स्लो रिस्पॉन्स थे, बट ये हमारे कैसे हैं मैम, ये हमारे फास्ट रिस्पॉन्स वाले हैं या कह लो क्विक रिस्पॉन्स वाले हैं। ये हमारी किस तरीके की एंटीबॉडीज है कि ये हमने एंटीबॉडीज पहले से ही लैब में बना के रखी हुई है, हमारी बॉडी में बनने का हम वेट नहीं करेंगे। जैसे ही अगर किसी को किसी ने सांप आपने काटा, हमने पहले से ही उसको एंटीबॉडी जो बनाई हुई है उसको हमने क्या बोलते हैं, कोई नहीं दीपिका, उसको हमने डायरेक्ट बंदे के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया और कहानी खत्म। मतलब कि जो उनका फाइटिंग है एंटीजन और एंटीबॉडी का वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी दीपिका, कोई इश्यू नहीं बच्चे, समझ में आया आपको कि पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या हो रहा है, हम इंजेक्ट कर रहे हैं, हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना रही है और फिर जाके कहानी हो रही है। जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी एंड डिप्थेरिया, कि अगर हमारे को पोलियो वायरस, इसलिए हमारे को पोलियो वैक्सीन पिलाते रहते हैं हमेशा टाइम टू टाइम छोटे बच्चों को, ताकि बहुत टेस्टी होती है। पोलियो का वायरस अगर लगे तो हमारी बॉडी में पहले से ही हमारी बॉडी में पहले से ही एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, वो उनको मार लेगी। बट ये कौन से टाइप के हैं, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन है वो किस टाइप की है, हाँ जी बिल्कुल सही हेतु, कि क्या बोलते हैं, ये हमारे पास पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज रखी हुई हैं और इनको हमने लैब्स में बनाया है, और जैसे ही कोई आपको
इन्फेक्शन लगा, टिटनेस का या स्नेक ने काट लिया आपको, वो तुरंत आपको सप्लाई कर दी जाती है। चलिए जी, अब अगला पार्ट हमारा कौन सा आ गया, एलर्जी। ठीक है, अच्छा सुनो, मैं अभी इसको नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबे लंबे लाइन्स है। मैं आपके लिए जब स्लाइड भेजूंगी ना आपको लास्ट में क्लास में, तो आपको पूरा लिख दूंगी। क्या है एलर्जी? अब एलर्जी क्यों होती है हमारी बॉडी में? आपने देखो, एक बार मुझे रिकॉल कराओ, जस्ट 1 सेकेंड। किसका क्या क्या इंपॉर्टेंस अभी तक हमने पढ़ लिया, प्लीज एक बार फटाफट रिकॉल कराइए एवरीवन, क्या क्या इंपॉर्टेंस हमने इनका पढ़ा है। भाई राम, ऐसे मैम ये पैसिव नेचुरल में मॉम से प्लेसेंटा में जा कौन सा वाला? मॉम से प्लेसेंटा में कौन सा जा रहा है? मैम IgG। IgG। ठीक है, मॉम टू प्लेसेंटा में जा रहा है, मॉम और मैम इन्फेंट में जा रहा है ए वाला। प्लेसेंटा, बिल्कुल सही। मॉम टू कोलेस्ट्रम से, और ये डायमर कोलेस्ट्रॉम। होता है। मैम अब मैं कोलेस्ट्रॉम सर्च मारूं कि होता क्या है। मॉम टू बेबी जा रहा है। ठीक है, बेबी लिख देते हैं हम यहाँ पे। उसके अलावा हमने किसका इंपॉर्टेंस क्या पढ़ा मैम है? ये डाइमर है, ये भी लिख दो। यस मैम। क्या बात, थैंक यू विशाली, लिख दिया मैंने। और कुछ लिखना है विशाली? नो मैम। और कुछ बताइए, और किसके बारे में कुछ और अलग सा पढ़ा है आपने? मैम M वाला पेंटामर। पेंटामर, ठीक है। इतनी कहानी आपको याद है? सीरियसली जितने बच्चों को याद है उनके लिए तो क्लैपिंग है। बाकी जो बैठे हुए हैं पागलों की तरह, वो क्यों बैठे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो बैठ के आंसर नहीं दे सकते। अब आ गया हमारे पास अगला वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि देखो धीरे धीरे ही आपको चीजें लेके आ रहे हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा कि अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एलर्जेंस आर IgE, तो अगर आपकी बॉडी में कभी भी एलर्जी हो जाती है ना, तो कौन से एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है बच्चा एलर्जी के टाइम पे? IgE। IgE। अब आपको ये याद रहेगा हमेशा। थोड़े बहुत देखो, 3 आपको पहले से याद थे, हमने IgE का अभी थोड़ा सा देख लिया कि एलर्जी के टाइम पे मैम हमारी बॉडी में IgE का प्रोडक्शन होता है। IgE एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। हर एक एंटीबॉडी का प्रोडक्शन का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग है। चलिए जी मैम, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ भी लो। क्या कह रहे हैं ये कि इट इज एन एक्सैगरेटेड रिस्पॉन्स टू द इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन द एनवायरनमेंट, कि कोई भी एंटीजन जो हमारी बॉडी में दिखने को बाहर जो हमारे पास प्रेजेंट है, एक्चुअली क्या होता है, आपने सुना होगा उससे भी इन्फेक्शन बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, पार्थेनियम ग्रास। यस मैम, कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं उसे। लो जी, पार्थेनियम ग्रास, ठीक है। बहुत सारे एक्चुअली पार्थेनियम ग्रास तो चलो ठीक है एवं ही बदनाम हो रखी है क्योंकि वो एक वीड है, बट उसके अलावा भी ना बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं हमारे सीरियसली अराउंड होते हैं, जो कि क्या करते हैं ना, अगर आपने उनको गलती से छू लिया तो आपको इचिंग हो जाती है, और वो इचिंग कभी कभी इतने लेवल की बढ़ जाती है कि प्रॉपर रेड जो होता है ना आपके बॉडी में स्कार दिखते हैं थोड़े टाइम के लिए, वो जो रेड रेड करके दाने पड़ जाते हैं ना वो दिखते हैं। तो मैम जैसे अरबी को छू लो। हाँ जी, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं। तो उसके अलावा कुछ लोगों को क्या डस्ट वस्ट से भी एलर्जी होती है, ठीक है। कुछ को क्या फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है कभी कभार, वो भी हमारे पास, वो भी क्या है एक तरीके की एलर्जी ही है। और कुछ लोगों को एनिमल से भी हो जाती है, ठीक है। एनिमल जैसे बहुत सारे लोगों को शौक है पेट्स को रखने का, बट कुछ लोगों को एनिमल के जो फर होता है ना उससे भी एलर्जी हो जाती है। तो एलर्जी का हमारे पास अलग अलग सोर्सेस कौन से हैं मैम? तो सोर्सेस तो हमारे पास पॉलन है, सोर्सेज डस्ट है, फंगस है, फंगस में मोल्ड, एंड हमारे एनिमल्स भी हैं। बट आपको अब समझ में आ गया है कि एलर्जी में कुछ टाइप का जो सब्सटेंस है वो हमारी बॉडी से इंटरैक्ट कर जाता है, और वो इंटरैक्ट करके कुछ तरीके के केमिकल्स को रिलीज करता है, तब हमें एलर्जी होती है। और हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का जनरेशन करती है, और उस एंटीबॉडी का नाम है IgE। क्लियर हुआ इतना सब? यस मैम। ठीक है, चलो जी, यही लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है, एक बार रीडिंग मार लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में कब होते हैं? जब हम किसी एंटीजन से एक्सपोज होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट है। आ रही हूँ, अबे आ रही हूँ, 2 मिनट दीजिए। एलर्जेंस क्या है? एलर्जेंस हमारे वो सब्सटेंस हैं जो हमें एलर्जी कॉज करते हैं। अब वो हमारे डस्ट में प्रेजेंट हो सकते हैं, माइट्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, पॉलेंस में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, एनिमल के फर में भी हो सकते हैं। उसके अलावा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस अगेंस्ट द एलर्जन आर IgE टाइप, ठीक है। IgE टाइप की हमारी एंटीबॉडी होती है। IgE बाइंड्स ऑन द मास्ट सेल। IgE कहाँ बाइंड करती हैं? मास्ट सेल्स में बाइंड करती हैं टू रिलीज द केमिकल
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, प्लीज इसको स्टार बना के लिखना अपनी कॉपी में। हिस्टामिन और सेरोटोनिन। एंड सेरोटोनिन, ठीक है, सेरोटोनिन, ठीक है। जब हमारा आईजीई मास्ट सेल से कंबाइन करता है तो वो हिस्टामिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है, और यही हमारी बॉडी में रिलीज कर, क्या बोलते हैं, इट रिजल्ट्स इन एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये रहा कुछ इस तरीके से इसका हिसाब है। ये आया एलर्जेन, एंटीबॉडी से बाइंड किया, इसने क्या किया, मास्ट सेल को इन्फेक्ट किया, जाके मास्ट सेल में आए हैं, और ये हिस्टामिन, ल्यूकोट्राइन्स भी कहते हैं सेरोटोनिन के साथ साथ, आप एक और भी याद कर सकते हो, ल्यूकोट्राइन्स, ठीक, ये 3 आप याद कर सकते हैं। इन केमिकल्स का सेक्रेशन होता है जिससे हमारी बॉडी में एलर्जी देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए जी आगे बढ़ जाओ। अब सिम्टम्स क्या हैं एलर्जी के, पता है आपको, छींकें आना, आंखों से पानी आता है, नोज रन करने लगती है, सांस लेने में कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, वीजिंग, स्किन रैशेस, ये सारे। आंखों में पानी आना मैम। हाँ जी बच्चे जी, आंखों में पानी आना। मैम इस समय मेरी आंख भी लाल हो रखी है। हाँ जी श्रुति, क्या कह रहे हो बच्चे? आदित्य कुमार, आदित्य कुमार, मेरा नाम दिया मैं फिर से भूल गई। शिवानी। शिवानी, कल मुझे याद था। ये वाला स्लाइड क्या, ये और ये कौन सा बच्चे? दिस वन। इसके लिए भी लड़की थम्स अप कर रही है। थम्स हैंड रेज है मैम। अब ठीक है श्रुति, चलो उनका काम हो गया, हैंड डाउन हो गया। चलिए जी, अब इसमें हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी, पहले तो पता करो। और आपको पता है, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस थिंग, कि एलर्जी सबसे जो डिफिकल्ट टास्क होता है ना किसी भी डॉक्टर के पास, तो एलर्जन का पता करना। दो हमने अभी पढ़ा है कि मैम हमारे पास एलर्जन के सोर्सेज ये हैं, बट किससे हुई है आपको एलर्जी, वो सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। इसीलिए जो स्किन वाले जो हमारे स्पेशलिस्ट होते हैं, मैम ये होता क्या है? मैम रनिंग नोज क्या है ये? नाक बहना, नाक से पानी आना, ठीक है, इसको खांसी, ठीक। चलो जी, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉज ऑफ एलर्जी कौन कौन से हैं? द पेशेंट इज एक्सपोज टू और इन्फेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोज ऑफ पॉसिबल एलर्जीज, एंड जो रिएक्शन है उसको स्टडी किया जाता है। मतलब क्या करें कि अगर आप में से वो होते हैं ना कुछ थोड़े से, हम लोग तो ऐसे नहीं है, तो थोड़े फिल्म स्टार्स होते हैं, तो उनको ना पता करना होता है। कुछ कुछ लोगों को कुछ फूड, कुछ टाइप के फूड से भी एलर्जी होती है, कि अगर जैसे कुछ लोगों ने मशरूम खा लिया तो उनको प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ को, अगर आपने सुना होगा, तो अरबी से भी एलर्जी होती है, ठीक है, उनका जो गला होता है वो चोक हो जाता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला मतलब किसी भी चीज से आपको हो सकती है। तो आपको क्या होता है, एक टेस्ट कराना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं कि पेशेंट को ना एक हल्की सी डोज वो वाली दी जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइफाइड चेक करने के लिए विडाल टेस्ट था वैसे ही। टाइफाइड चेक करने के लिए विडाल टेस्ट तो फॉर श्योर वाला होता है ना। अब है मैम एक बात मतलब कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हो मैम टेस्ट भी तो करना है। टेस्ट यहाँ पे हम अभय उस चीज के लिए टेस्ट कर रहे हैं ताकि हम स्टडी कर सकें कि उस बंदे को किस चीज से एलर्जी है, ठीक है। चलो विडाल टेस्ट तो कंफर्मेशन है कि सारे सेलिब्रिटीज को ही होती है एलर्जी, कॉमन लोगों में तो कम ही होती है। नहीं बहुत सारे लोगों को होती है, क्योंकि सबसे बेकार वही लोग होते हैं ना, इसीलिए। नहीं कुछ लोगों को होती है, डस्ट वस्ट से भी हो जाती है। और जिनको कुछ लोगों को काम नहीं करना था वो भी कह देते हैं भाई हमें डस्ट से एलर्जी है। नहीं बट वो कामचोर होते हैं। चलो आ जाओ आगे आगे आगे। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है बच्चे जी, कि आपको क्या दिया जाएगा। देखो हमारी बॉडी से, खुद से सोचो, हमारी बॉडी से कौन से केमिकल्स, ये केमिकल्स रिलीज हो रहे थे, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड ल्यूकोट्राइन्स, ठीक है। तो हमारे को जो ड्रग्स दिए जाएंगे वो कौन से होंगे, एंटीहिस्टामाइन, एड्रेनालाइन या स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं आपको, ठीक है। आपने इसका नाम भी जो सुना होगा स्टीरॉइड्स का, वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम वही सेलिब्रिटीज के केस में ही सुना होगा। मैम सुना है। मैम स्टेरॉइड्स होते क्या है, मैंने बहुत जगह देखा है वर्ड। तो है अभी भाई, तो बताया। देखो पहली चीज रिड्यूस तो करने के लिए एक तरीके का ना बच्चे, ठीक है, एलर्जी। देखो अब मैंने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के बिल्कुल सही बता दिया कि पहली बात तो ये एक तरीके का ड्रग है बच्चे, और ये हमारा एलर्जी को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
क्या बोलते हैं, वैशाली थोड़ा सा सब्र रखो, लास्ट में इस चैप्टर के क्या बोलते हैं हमारे पास केमिकल्स का वो है, ठीक है, केमिकल्स का वो है, आप मैम वहाँ पे पढ़ एनसीईआरटी सकते बुक हो। में पूरा क्लियरली लिखा हुआ है। ओके मैम। कोई नहीं, अभी हम पहुंचेंगे वहां पे। फिर आ गया हमारे पास क्या, अस्थमा। अस्थमा इज अ रेस्पिरेटरी डिसीज ड्यू टू एलर्जी, आपको पता है, और इसी के केस में ना बहुत ज्यादा टाइम पे स्टेरॉइड दिए भी जाते हैं, ठीक है। चलो जी, मॉडर्न डे लाइफस्टाइल जो है उसी की वजह से ऐसा हुआ है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ही कम हो चुकी है और हम लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं एलर्जेंस को लेके। मेनी चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज जो हैं वो सफर कर रहे हैं एलर्जी से और अस्थमा से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं अपने एनवायरनमेंट में। तो दिस इज ड्यू टू प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड अर्ली इन द लाइफ, ठीक है। चलिए जी, अब आ गया क्या, ऑटो इम्यूनिटी। ये थोड़ा सा एक अच्छा वाला पार्ट है। ये अगर आपने देखा होगा, रूमेटाइड आर्थराइटिस एक जो है हमारे लोगों, कुछ लोगों में डिसीज देखने को मिल जाती है, बट ये डिसीज हमारी कौन सी वाली आ जाती है, जब हम आ जाते हैं किसमें, CMIs में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका आप यहाँ पे देखोगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी ना खुद के सेल को ही फॉरेन सेल समझने लगती है यहाँ पे, और ये किसका फीचर है, हमारा सेल मेडिएटेड वाले का, ठीक है। क्या हो रहा है, आपके जो हाथ पैर होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, टेढ़े मेढ़े से थोड़े से होने लगते हैं। कब होता है ये, जैसे कहीं ओके होते हैं। मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, और आपको पता है CMI भी जो है मेमोरी बेस्ड ही है। इवॉल्व बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फॉरेन ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सेल। हमारी बॉडी खुद के ही सेल को क्या समझने लगती है कि ये दूसरा सेल है, और उसके रिफ्लेक्ट, उसका क्या बोलते हैं, जो एक्शन लेती है, कि उसके एक्शन से क्या हो जाता है, हमारी बॉडी खुद के ही पार्ट्स को डैमेज करने लगती है। खुद से सोचो, अगर हमारी बॉडी अपने खुद के सेल को ही डैमेज कर रही है तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो हमारी बॉडी पे ही पड़ना है, बॉडी ऑर्गन्स पे पड़ेगा, और वही आपको देखने को मिलता है। हाँ, समटाइम्स ड्यू टू जेनेटिक और अदर अननोन रीजन द बॉडी अटैक सेल्स रिजल्टिंग इन द डैमेज टू द बॉडी, और इसी को हम ऑटो इम्यून डिसीज या फिर रूमेटाइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये ऑटो इम्यूनिटी में आपके आता है, ठीक है। मैम हाँ जी अरीबा। मैम येलो कलर से मत लिखा करो, दिखता नहीं है, बहुत देर लग जाती है देखने मैम में। सच में मैं भी यही बोलने वाला था, मैम बिल्कुल भी क्लियर नहीं होता। मैम 1 मिनट इसको ही देखने में लग जाता है, इतने में आप आगे कर देती हो। बेटा अभी सिर्फ सुन लो, मैंने आपको बोला हुआ है कि एक बार मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये नोट्स वाले तुमको मैं देके ही जाऊंगी, डोंट वरी, ठीक। चलो जी, अब हमारा अगला मैम येलो वाली नहीं। अरे हाँ मैं उस पर लिख दूंगी भाई। चलो, मैम इम्यून सिस्टम इन द बॉडी है ना नेक्स्ट तो। एड्स, ठीक है। हाँ जी, आ गया हमारा एड्स, फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डिसीज। इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आ जाइए जी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, बेसिकली जो हमारा एड्स है वो क्या है आपका, वो कोई पर्टिकुलर डिसीज नहीं है। वो क्या कर रही है मैम, साथ में बैठ के, मैम इस चैप्टर के बाद ही आप चले जाओगे। हाँ जी मोना, ठीक है। मैं वैसे ट्राई कर रही हूँ कि मैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट कर दूं, बट लेट्स सी कि जाएंगे, मतलब वो वाला स्टार्ट हो पाएगा या नहीं, बिकॉज अभी वैसे हमारे पास 5 या 6 क्लासेस बची हैं, बट 2 क्लासेस तो अभी ये चैप्टर खाएगा। चैप्टर की मैम। हाँ जी, ठीक है। चलो आ जाओ बैक टू द टॉपिक, क्योंकि अभी मेजर एक टॉपिक पड़ा है, कैंसर वाला हमारा पड़ा है, और एक जो है हमारा वो ड्रग्स वाला है, ठीक है, सबसे बड़ा और सबसे सरदर्द। तो आराम से 2 क्लासेस तो लगेंगे अभी, और एक्चुअली पता है हमारा हो जाए जल्दी, बट सैटरडे को रिवीजन रख देते हैं ना, उस वजह से हम लोग का एक क्लास गायब हो जाता है। चलो तो मैम इस संडे तो टेस्ट नहीं होना चाहिए ना। मैंने इस इस संडे को ना पिछले संडे हुआ था। कर लेते, और ट्रस्ट मी नेहा मैम और मैंने बहुत ट्राई किया कि ऐसा हो जाए, बट ऐसा हो नहीं पाया। एक्चुअली शायद नेक्स्ट सैटरडे को वो पड़ रहा है ना, मुहर्रम शायद है यस मैम मुहर्रम है ना, तो उस वजह से 29 वो है कि सैटरडे को रिवीजन नहीं हो पाएगा, संडे को बच्चे टेस्ट पे प्रॉपरली नहीं आ पाएंगे। इस रीजन से मुझे लगता है कि शायद जो ये वाला प्रपोजल था उसको हटा दिया गया, कि नहीं ये तो गलत हुआ। बेस्ट होगा। हाँ चलो आ जाओ, अब देखो सुनो मेरी बात, एड्स आज का हमारा शायद लास्ट टॉपिक होगा, बट करेंगे, ट्राई करेंगे कि खत्म ही हो जाए। देखो मैंने अभी आपको क्या बोला कि एड्स मैम कोई एक कॉमन डिसीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है मैम हमारे साथ, हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, जो अभी तक पढ़ते चले आ रहे हो, वो मैम इम्यून सिस्टम हमारा प्रॉपरली वीक हो जा रहा है, या कह लो डेफिशिएंट हो जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से मैम हमारी बॉडी में ना अलग अलग सी डिसीजेस देखने को मिल रही है। उससे सोचो कि अगर आपकी बॉडी में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया, तो क्या हो जाएगा आपके साथ, कि आपको फट से जुकाम लग रहा है,
फट से फीवर लग रहा है ना। तो वही चीज एड्स में भी होती है कि एड्स जो है इट इज अ ग्रुप ऑफ डिसीजेस, कि एक ग्रुप ऑफ डिसीज जो है आपकी बॉडी में कंटिन्यूअसली बनी रहती है। हाँ जी, दैट पर्सन विल बी मोर प्रोन टू द डिसीज। बिल्कुल सही वर्ड यूज किए हो ऋतु, ठीक है। तो ये क्या है, एड्स हमारा एक ग्रुप ऑफ डिसीज है ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, ठीक है। चलो जी, मैम इसकी फर्स्ट रिपोर्ट, हाँ जी बच्चा जी, इसकी फर्स्ट रिपोर्ट 1981 में आई थी, एक लेडी पे आई हुई थी। ये बहुत ज्यादा चला था, बट हाँ अब तो क्या है, अब लोगों को अकल आ गई है क्या है ये। चलो हाँ, HIV जो है वो इसको फैलाता है, बिल्कुल सही, HIV वायरस। चलो 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 आ जाओ। इट इज अ डेफिशिएंसी। मैम एड्स वायरस है या बैक्टीरिया है? ह्यूमन वायरस इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होगा वो। आजाद जी इतना बड़ा बड़ा लिखा है मैंने, देख रहे हो, वायरस। उसके बाद भी पूछोगे मैम ये क्या है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, टीवी देखते देखते पढ़ोगे यही होगा। इट इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम, पहली बात। दूसरी क्या कह रहा है ये कि सिंड्रोम मींस अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, वही चीज जो मैंने आपको बताई, अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेस, लिख लो साथ में, और डिफरेंट डिसीजेस, अलग अलग डिसीजेस के आपको सिम्टम्स हर टाइम बॉडी में देखने को मिलते रहेंगे, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो प्रॉपरली तहस नहस हो चुका है। फिर कह रहे हैं इट इज कॉज्ड बाय इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो अभी पूछा, ठीक है। HIV किस तरीके का वायरस है मैम? HIV इज अ रेट्रो वायरस विथ RNA जीनोम, ठीक है। HIV एक रेट्रो वायरस है और इसका जीनोम कौन है? RNA जीनोम है, ठीक है। एड्स वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। इन लास्ट 25 इयर्स इन्होंने कितना, इट हैज किल्ड ओवर 25 मिलियन पर्सन्स, ठीक है। बीच में तो ये बहुत ज्यादा फैला हुआ था, बट यस नाउ एक प्रॉपर कंट्रोल उसमें है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ठीक है, ड्यू टू सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर अपनी मॉम से बेबी को, या फिर आपके शेयर्ड इन्फेक्टेड नीडल से। अब इनका रीजन क्या है? हर एक चारों इन 4 पॉइंट्स के अलावा इन जो है आपका, ये क्या है हमारा ट्रांसमिशन के मोड्स हैं। कैसे? इंडिविजुअल विथ मल्टीपल पार्टनर्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उनमें भी ये जो फैलने के चांसेस हैं वो बहुत हाई हो रहे हैं। फिर क्या है, चाइल्ड बॉर्न टू HIV इन्फेक्टेड मदर, की मॉम को है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि बेबी को भी हो, बट यस अब उसका एक प्रॉपर क्योर आ गया है कि बेबी को इंजेक्शन देके सही रख लिया जाता है। फिर क्या है, ड्रग एडिक्ट्स, ठीक है। हर चारों का 4 हमारे पास मोड थे और चारों का ही वो कि कैसे होता है। अब ये क्या है, कुछ लोगों मैम ने, ड्रग से कैसे फैलता है, मतलब समझ में नहीं आए। आजाद जी एक जैसे चर्सी, लोग चर्सी समझते हो, मैम जैसे Yes, एक ही ma'am. इंजेक्शन को मतलब ठीक है, एक ही इंजेक्शन से 2 जने इंजेक्शन लगवा ले, हाँ मैं एक ही सेम इंजेक्शन नीडल ए से। बंदा ले रहा है, एक ही इंजेक्शन से B ले रहा है, एक ही से C ले रहा है, एक ही से D ले रहा है। अब वो कहीं से इन्फेक्शन लेके आया है, इन्फेक्टेड का जब ब्लड होता है तब हाँ एनी रीजन से वो इसीलिए कहीं से लेके आया है अपने पास HIV, उसने भी इससे लिए इंजेक्शन से, तो उन चारों में भी वो बांट देगा। लो भाई तुम भी, मैम सेम ब्लेड अगर यूज हो जाए तो भी हो जाता है। क्या यूज हो जाए? सेम ब्लेड 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 से भी सुना है, ब्लेड से भी हो जाता है, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, जहां देखो HIV का जो मेन सोर्स है ना वो है हमारा ब्लड, ठीक है। यस मैम। ब्लड सीरम या फिर आप कह लो कि इंटरनल फ्लूइड जो हमारी बॉडी के होते हैं ना उससे वो फैलता है। फिजिकल टच से या मतलब किसे कहते हैं ना, उस फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता है, ठीक है। जैसे किसिंग से, हगिंग से, शेयरिंग फूड से, इंसेक्ट बाइट से, टॉयलेट सीट से, बाथिंग से, स्नीज, कफ या स्वेट से, इन सबसे HIV नहीं होता है। ये चीज उस टाइम पे बड़ा चीख चीख के गवर्नमेंट कहती थी, ये सिर्फ और सिर्फ बॉडी फ्लूइड, इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही स्प्रेड होता है। अब क्या कहानी है कि मैम HIV जो है हमारा, क्या बोलते हैं उसे हम, नॉन क्योरेबल है। एक्चुअली मुझे नहीं पता अभी आप लोगों ने ये सब चीजें पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बट मैंने थोड़ा सा तो आपको, जिन्होंने लास्ट ईयर मेरे साथ करा था, तो आई गेस एक चैप्टर में हमने किया था कि हमारी बॉडी में क्या होता है ना, उस दिन भी हमने एक पार्ट किया था ये, किसी ने कोई वर्ड तो बोला था इसका, जस्ट 1 सेकेंड बच्चे, 1 सेकेंड बच्चे, चलिए जी जस्ट 1 सेकेंड। देखो हाँ, उस दिन भी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कोई एक इन्फेक्शन लगा,
ठीक है, कहीं से भी आपको आपकी बॉडी में इन्फेक्शन आया, तो इन्फेक्शन आने के बाद ना वो क्या करता है, स्लोली स्लोली ग्रो करता है। ठीक है, पहले वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद फिर वो अपना रैंडम, जिसे कहते हैं ना सडन इफेक्ट दिखाता है। एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, क्या बोलते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड, इस पर्टिकुलर को देखो, ये तो हमारा, इसको हम कहते हैं लैग फेस। ठीक है, हाँ याद आ गया, इसे हम कहते हैं लैग फेस। और ये हमारा क्या होता है ना, एक्सपोनेंशियल फेस होता है, एक्सपोनेंशियल फेस होता है। ठीक है, देखो आपका पहला क्या हुआ कि पहला आपको हम इसको हम कहते हैं लॉग फेस, जब आपको इन्फेक्शन लगा। ठीक है, लॉग फेस वो होता है जब हमारे इन्फेक्शन लगा। ठीक है, इसी को वैशाली कहते हैं क्या, लॉग फेस, एक्सपोनेंशियल फेस को। मैं एक्चुअली मैंने बहुत टाइम से वाला देखा नहीं ना, तो मुझे इसलिए थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। लैग फेस तो आई एम श्योर कि लैग फेस क्या होता है, वो पर्टिकुलर फेस जहां पे हमारा जो पैथोजन है वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, एक टाइम तक, उस टाइम तक क्या करेगा ना, वो हाइडेड रहेगा, कोई भी सिम्टम नहीं दिखाएगा। इस फेस तक नो सिम्टम्स होंगे, बॉडी में कोई भी सिम्टम्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, बट द मोमेंट आपके पास एक्सपोनेंशियल फेस में आ गए हैं, मतलब क्या कि ये खतरनाक तरीके से अपनी स्पीड से बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ जी, और फिर यहाँ पे आके तो अल्टीमेटली वो इन्फेक्शन तगड़ा वाला कॉज कर ही देते हैं। चलिए जी, यही चीज है कि हमारे साथ भी कौन क्या होता है कि जो वायरस होता है ये HIV का, वो 5 से 10 साल तक के लिए लैग फेज में पड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना नंबर बढ़ाना होता है, और फिर जब वो नंबर बढ़ाता है तो वो खतरनाक तरीके से इन्फेक्शन कॉज करता है, खतरनाक तरीके से सिम्टम्स उसके शो होते हैं। चलो जी, अब ये देखो कि रेट्रोवायरस वायरस जो ये हमारा है वो कैसे रेप्लिकेशन करता है। कितना बचा भाई? चलो 3 ही स्लाइड बची हैं, खत्म करते हैं इसे। अभी तो बहुत है। कोई बात नहीं, बट हम 8-10 के लगभग क्लास छोड़ देंगे ना। मेरी 8:30 से दूसरी क्लास भी होती है ना, थोड़ा सा घूमने फिरने दो मैम को भी। चलो देखो, ये रहा हमारा रेट्रोवायरस, जिसका नाम क्या था हमारा, HIV। मैम हमारी भी है। HIV वाला हमारा ये रेट्रोवायरस है। लैग फेस, लॉग फेस, स्टेशनरी फेस एंड डेथ। हाँ राधिका, मैं बताती हूँ फिर ये क्या है। थैंक यू राधिका। देखो, नो 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 नो, आपने नाम लिया ना, फिर उससे ही मुझे याद आ गया। मैम वॉइस फिर से ब्रेक होने लग गई। कोई बात नहीं अभय जी, आपका आज वॉइस ब्रेक का चल ही रहा है। ठीक है, देखो ये पहला वाला जो है हमारा, ठीक है, पहला जो फेस है आपका वो हमारा कहलाता है बच्चा जी, एक ए लिख देती हूँ इसे, ये B, फिर ये पूरा यहां से यहां तक C और ये D। ठीक है, जो A है हमारा, दैट इज योर स्टेशनरी फेस। स्टेशनरी फेस, बिकॉज ये फेस कौन सा फेस होता है ना हमारी बॉडी में, वो जब हमारा पैथोजन आता है ना तो वो खुद से भी तो सरप्राइज होता है ना कि मैं कहाँ आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, स्टेशनरी फेस है। उस टाइम पे बहुत स्लो ग्रोथ, ठीक है, या फिर नो ग्रोथ, ठीक है, दोनों में से एक चल रहा होता है। फिर हमारा जो बी वाला पार्ट है, दैट इज योर लैग फेस। और इसको आपने पढ़ लिया कि मतलब क्या यहाँ पे चल रहा होगा कि पैथोजन जो, सॉरी पैथोजन नहीं, क्या बोलते हैं हम, पैथोजन ही ले लो भी, ठीक है, पैथोजन जो है वो क्या कर रहे हैं, नंबर इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और फिर हमारा सी जो है, दैट इज योर लॉग फेस, या फिर उसे आप एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हो। ठीक है, ये तो आई एम वेरी मच करेक्ट, एक्सपोनेंशियल फेस भी कहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, जिसे कहते हैं ना ह्यूज इंक्रीज इन, ठीक है, ह्यूज इंक्रीज इन नंबर। ठीक है, पैथोजन के नंबर में ह्यूज इंक्रीज होता है। और लास्ट है डेथ फेस, जहां पे हमारा जो पैथोजन है वो मर जाता है। ठीक है, डिक्लाइन करने लगता है। ठीक, ये है आपका 4। ये चारों भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको पता होने चाहिए। ठीक है जी, चलो थैंक यू राधिका थोड़ी हेल्प करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो जी, अच्छा किया, स्क्रीनशॉट ले लिया, बिकॉज आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको देखने को मिलेगा। आज फटाफट पहले इसकी कहानी खत्म करें। ये रहा हमारा HIV वायरस, और इसके अंदर क्या है, रेट्रो हमारा RNA। ठीक है, RNA है मैम, हमें बिल्कुल क्लियर है। वायरस जो है नॉर्मल, ये एक सेल बनाया हुआ है, उसको इन्फेक्ट कर रहा है। अब आपको पता है कि ये पूरा का पूरा क्या है हमारा मैम, देखने में हमारा ये सेल है, बट देखो कहानी क्या चल रही है हमारे साथ। ये क्या कर रहा है ना,
ये बहुत ही चालू टाइप के वायरसेस होते हैं। क्या करते हैं ये कि वायरस जो है वो हमारा आरएनए जो है वो हमारी बॉडी में एंटर किया, ठीक है, ओके मैम, ये एंटर कर गया। उसके साथ ही इसने क्या करा कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, क्या बना रहा है, आरएनए से वो डीएनए बना रहा है। डीएनए क्या हमने ये प्रोसेस कहाँ पे पढ़ा है, सेंट्रल डॉग, बिल्कुल सही, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करके या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मेथड से ये डीएनए का प्रोडक्शन कर रहा है। अब क्या हुआ, इसने ये आरएनए से कन्वर्ट हो गया किसमें, बिल्कुल सही जी, ठीक है, सेंट्रल डॉगमा में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये मैम डीएनए में कन्वर्ट हो गया। अब ये बट डीएनए कैसा है, ये मैम इसी वायरस का ही डीएनए है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ही आप कंफ्यूज हो जाते हो। वायरल डीएनए सेल में एंटर करेगा बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू ये वायरल आरएनए सेल में एंटर करेगा बट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू वो वायरल डीएनए बना लेगा और वो फिर हमारा एंटर करेगा कहाँ, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में वायरल डीएनए एंटर करता है और वायरस आरएनए एंटर करता है साइटोप्लाज्म में। ओके मैम, जब ये अंदर पहुंच गया तो ये क्या हमारे जेनेटिक मटेरियल को ऐसे रहने देगा, नहीं मैम, इतना अच्छा कहाँ है भाई, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल को कर देगा तबाह, ठीक है, उसको मार देगा और अपना जो न्यू वायरल आरएनए है उसको बनाएगा, हाँ जी, ठीक है, या हाँ, अपना आरएनए बनाएगा और बहुत सारे वायरसेस को प्रोड्यूस करेगा। अब ये क्या कर रहे हैं, ये पड़ोस वाले सेल के पास जाएंगे और सेम काम करेंगे, ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ, न्यू वायरल आरएनए इज फॉर्म। देखो यहाँ पे जो आपको याद करने वाला पार्ट है ना बच्चे, यही वाला है, जस्ट 1 सेकेंड, 3 स्टेप्स है यहाँ पे, बस वही तीनों इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन आते भी हैं। एंट्री वायरल आरएनए की, बना वायरल डीएनए, ठीक है, उसके बाद ये हमारा कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म, इसके नीचे आप ऐसे ही लिखना छोटू छोटू करके, ये मैम हमारा साइटोप्लाज्म में इसने जब एंटर किया तो अब ये भी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में जब ये एंटर करके या अब यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस में जब जाएगा, न्यूक्लियस से जब ये बाहर आएगा तो ये वायरल आरएनए की फॉर्म में ही होगा, ठीक है, और ये फिर क्या करेगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, हाँ जी, और ये फिर हमारे न्यू वायरसेस को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और ये फिर से वही वाला साइकिल दोबारा से चलाएगा, ये यहाँ से। क्लियर हुआ ये बात, छोटा सा बात है एकदम, बट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी मैम। किसी को भी कोई डाउट आई होप नहीं होगा। चलो अब ये सारा का सारा वही चीज है, जिनको एक बार दोबारा से देखना है वो यहाँ पे देखो एक बार फटाफट से। एचआईवी हमारी बॉडी में एंटर किया, कहाँ से एंटर करेगा, अब एग्जैक्ट है, 2 मैक्रोफाजेस एंड एक्ट एज एचआईवी फैक्ट्री, मैक्रोफाज में एंटर करेगा और एचआईवी की फैक्ट्री की तरह काम करेगा। आरएनए रेप्लिकेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और क्या बनाया उसने, वायरल डीएनए, आपको पता होना चाहिए, एंटर वो मैक्रोफेज में करेगा। फिर क्या हुआ, वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए में गया, infected cell produces viral particles, ठीक है मैम, HIV enters into T helper cells, हाँ जी अरीबा। मैम इनकॉर्पोरेट्स क्या होता है? इनकॉर्पोरेट्स का मतलब होता है कि फ्यूज कर जाना, उसके साथ मिल जाना, ये हमारा वायरल का डीएनए था और ये हमारा क्या बोलते हैं खुद का डीएनए था सेल का, दोनों को मर्ज कर देना, ठीक है अरीबा। फिर ये यहाँ पे आके रेप्लिकेट करेगा, नई प्रोजेनी बनाएगा, अटैक करेगा फिर अपने पड़ोस वाले टीएच सेल्स को, टीएच सेल्स का नंबर डिक्रीज होने लगेगा, और आप पढ़ चुके हो टी सेल्स का काम क्या होता है, भले ही वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकते बट बी सेल को हेल्प करते हैं एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में। जब वो सपोर्ट नहीं करेंगे, सेल क्यों डिक्रीज हो रही है? क्योंकि ये टीएच सेल पे, हाँ क्योंकि ये टीएच सेल पे ही अटैक करता है ना, एचआईवी वायरस अटैक्स ऑन योर टीएच सेल, एंटर करेगा मैक्रोफेज से और अटैक करता है, बहुत शातिर होता है, यस ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बी सेल को पता भी नहीं लगने दे रहे हैं, बस टी सेल का नंबर कम किया जा रहा है और हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। कहानी खत्म यहाँ से हमारी। अब ये रहा क्या क्या हो रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्या क्या है, एक थोड़े बहुत चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलते हैं। द पर्सन सफर्स फ्रॉम फीवर, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आपको डिसीज देखने को नहीं मिलेगी, बहुत भोला वायरस इबोला होता है,
भोला मैम वायरस अभी जो बोल भोला रहा है ना भाला होता है। शातिर है। अच्छा नहीं, इबोला वायरस तो अच्छा। होता है, भोला वायरस है। वैशाली कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं भी सोचूं, मुझे लगा शायद कोई नया आया है सीरियस वाला। मैम वायरस कब से भोला होने लग गया? चलो इबोला वायरस वैसे एक होता है, वो भी बहुत तगड़ा ही होता है, ठीक है, एक बार इसको गूगल करके देखना, इबोला वायरस क्या करता है, ये भी बहुत तगड़ा वायरस है। चलो इस टाइम पे क्या होता है ना, मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में कि एचआईवी का कोई खुद का पर्टिकुलर वो नहीं है कि ये पर्टिकुलर अगर आपको एचआईवी किसी को हो गया तो ये पर्टिकुलर आपको सिम्टम देखने को मिलेगा। वहां पे क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम चल रहे हैं, बंदे को हर टाइम फीवर रहेगा, मिनट मिनट में डायरिया हो जाता है, वेट लॉस जो है वो बहुत एक्यूट है, ठीक है, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ टीएच सेल ही मे बी इन्फेक्टेड बाय क्योंकि हमारे पास टीएच सेल नहीं है, तो इसको कौन से, ये भी मैं लिख दूंगी भाई लोग, कोई दोबारा मत बोलना, माइकोबैक्टीरियम से, वायरसेस से, फंगस से, पैरासाइट से एंड टॉक्सोप्लाज्म, ये सब बहुत ज्यादा जल्दी उनको इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए जी, उसके अलावा क्या है, इसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम, एलिजा टेस्ट करते हैं, और यही एलिजा टेस्ट जो है ना हमारा, इसका फुल फॉर्म भी काफी बार पूछा जा चुका है, अब शायद नहीं पूछते हैं बिकॉज ये बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे कहा जाता है। कुछ एंटीवायरल ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि आपको जो है थोड़ा सा आप ज्यादा जी लो। अब ये है इनके प्रिवेंशन, और यहाँ हमारा टॉपिक होता है समाप्त। कैसे एजुकेट करो भाई लोगों को अबाउट एड्स क्या होता है, बहुत उस टाइम पे चला था ये। डिस्पोजेबल नीडल्स एंड सिरिंजेस को यूज करो, ठीक है, यूज। फिर क्या है, फ्री कंट्रीब्यूशन, ठीक है। देन क्या है हमारा, मेकिंग ब्लड बैंक्स, ठीक है। उसके अलावा क्या है, रेगुलर चेकअप, फिर अवॉइड एंड सेफ सेक्स, फिर क्या है, कंट्रोलिंग और ड्रग एब्यूज, ठीक है। ये सारे आपके क्या हैं, इसको बचाने के, एड्स को बचाने के प्रिवेंशन। चलिए मैम जी, कल का यहाँ होमवर्क हमारा बता दीजिए। कल का होमवर्क मैं सोच के बताती हूँ, अभी कुछ अच्छा सा टॉपिक बताएंगे। बिकॉज कल स्कूल भी है तो दोपहर में तो पॉसिबल नहीं है भेज पाना। कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। आप जब क्या बोलते हैं, स्कूल से आ जाना ना। होमवर्क आता कहाँ पे है? क्या कहाँ पे आता है होमवर्क ग्रुप में। होमवर्क में? आजाद